हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे गॉस लॉ, जिसे गॉस थ्योरम भी बोला जाता है। अब देखो बच्चों, इस गॉस लॉ की मदद से भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही निकालते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे वो थ्रू क्लोज सरफेस निकालेंगे। अब देखो, अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूँ, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था बच्चों, वो प्लेन सरफेस से एसोसिएटेड था। समझ में आ रहा? प्लेन सरफेस से एसोसिएटेड था। किसी भी प्लेन सरफेस से एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था वो कितना होता था? E cos थीटा होता था। कुछ याद आ रहा होगा, ठीक है। और इसी को आप वेक्टर E डॉट वेक्टर A भी लिख सकते हैं। थीटा क्या होता था? थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसके अंदर मैंने एक प्लेन सरफेस को सिचुएटेड कर रखा हुआ है। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे काटते हुए जा रही है, तो इस प्लेन सरफेस से एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था वो क्या होता था? E cos थीटा होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है और ये एरिया वेक्टर सरफेस के क्या होता था? परपेंडिकुलर होता था। इतना आपको पता है, ठीक है। और यहां पे इन दोनों में जो एंगल बन रहा है ये थीटा एंगल बन रहा है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी भी सरफेस को काट रहा है बच्चों, तो वो उस सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स बनता है। इतना हमें पता है। लेकिन बच्चों, ये जो देखो इस फॉर्मूले में देखो, एरिया भी आ रहा है। ये कौन सा वाला एरिया है? जिस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड काट रही है, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रहा है। लेकिन बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या होता है? बताओ, सोर्स क्या होता है? पॉइंट चार्ज ही तो होता है। जैसे मान लो एक पॉइंट चार्ज यहां पे हमने रखा हुआ है, तो इससे क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो बाहर निकलता है। ऐसे बाहर निकलता है, ऐसे बाहर निकलता है, ऐसे बाहर निकलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है ना इससे। तो बच्चों, इस फॉर्मूले में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रखा है, इसका सोर्स जो होता है ना, वो पॉइंट चार्ज ही होता है। समझ में आ रहा है? तो हमें यहां पे क्या करना है, अगर हमें इतना समझ में आ गया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स पॉइंट चार्ज है, तो क्या इस फॉर्मूले को इस तरीके से बनाया जा सकता है कि यहां पे पॉइंट चार्ज भी आए? कोई एक ऐसा फॉर्मूला हो सकता है? जैसे गॉस थ्योरम में हम क्या प्रूव करेंगे कि फ्लक्स का एक फॉर्मूला ये भी है, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या होता है? पॉइंट चार्ज ही तो होता है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ये भी है आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन बच्चों, ये जो फॉर्मूला है ना, ये क्लोज्ड सरफेस के लिए, पहले ही बता देता हूं, क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है। अब देखो, हमें यहां पे करना क्या है? हमें यहां पे ये करना है कि गॉस थ्योरम, गॉस लॉ ये कह रहा है हमें कि मान लो कोई पॉइंट चार्ज है। ध्यान से सुनना बच्चों। अब बच्चों, ये पॉइंट चार्ज है, इससे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर निकल रहा है इस तरीके से। अब देखो, यहां पे गॉस थ्योरम, ये गॉस लॉ हमें ये कहती है कि आपको क्या करना है, बस यहां पे ये जो पॉइंट चार्ज है ना बच्चों, इसे एक सरफेस से आपको इनक्लोज कर देना है। एक गॉसियन सरफेस आपको बनाना है। आप कैसा भी सरफेस बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कैसा भी सरफेस बनाओ, बस आपको इस पॉइंट चार्ज को इनक्लोज कर देना है, ऐसे ढक देना है। ऐसे मैंने इसे इनक्लोज कर दिया, चारों तरफ से इनक्लोज कर दिया, तो ये आपको एक स्फीयर जैसा दिखाई दे रहा हो। तो ये जो मैंने स्फीयर बना रखा बच्चों, इसका रेडियस कुछ भी हो सकता है। किसी भी शेप एंड साइज का स्फीयर आप बना सकते हो। कैसे सरफेस उसका कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे स्फीयर है, तो स्फीयर की जगह में आप ऐसे भी बना सकते थे। कैसे? इस क्यू चार्ज को आप इस तरीके से भी इनक्लोज्ड कर सकते थे, इस तरीके से भी इनक्लोज कर सकते थे। इसे भी गॉसियन सरफेस ही बोलेंगे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा आपका गॉस थ्योरम बोलती है। गॉस थ्योरम ये बोलती है कि कोई भी क्यू चार्ज है, अगर आप उसे किसी सरफेस से इनक्लोज्ड कर देते हो, मतलब ढक देते हो, आपको एक सरफेस बनाना है और इस क्यू चार्ज को ढक देना है। जैसे क्यू चार्ज है, तो इसे मैंने ऐसे ढक दिया। अब मैंने इसे क्यूब के थ्रू ढक दिया, ये आपका क्यूब होता है। तो कैसा भी सरफेस बना सकते हो आप। मैंने इस तरीके से इसे ढक दिया, इस क्यू चार्ज को यहां इनक्लोज कर दिया। तो ऐसा ये जितने भी सरफेस बना रहे हो ना, ये सब के सब क्या है? आपके गॉसियन सरफेस ही है। तो यहां से भी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही होंगी, ये इस सरफेस को काट रही होंगी। यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही होंगी, ये इस सरफेस को क्या कर रही होंगी? काट रही होंगी। इतना समझ में आ रहा है? अब अगर मैं पूछूं भाई, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस को, इस गॉसियन सरफेस को, इसे गॉसियन सरफेस बोला जाता है, ठीक है। इस क्यू चार्ज को जो हमने इनक्लोज किया, इस सरफेस से इनक्लोज किया, इस सरफेस को गॉसियन सरफेस बोला जाता है। अब देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है? इस सरफेस को काट रही है, इस सरफेस को काट रही है। तो अगर इस सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड काट रही है, तो इस सरफेस से एसोसिएटेड जो फ्लक्स होता है वो ये होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको कुछ नहीं करना, कुछ दिमाग नहीं लगाना। अगर कोई भी सरफेस अगर आपको दे रखा है, उसके अंदर अगर कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है और आपसे पूछता है कि इस सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स बन रहा है वो कितना होता है, तो फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस जो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। जो Q इसके अंदर जो चार्ज रखा है उसे डिवाइड कर दो बाय एप्सिलॉन नॉट से, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। उसी तरीके से जैसे मान लो ये आपका क्लोज सरफेस बना रखा है, ठीक है, तो इसे गॉसियन सरफेस बोलेंगे। इसके अंदर आपने क्यू चार्ज रखा है, तो इसके थ्रू भी बच्चों जो फ्लक्स बनेगा वो इतना ही बनेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
अब जैसे ये क्यू चार्ज है, अब इसे भी आपने इनक्लोज कर दिया, एक क्यूब के थ्रू इनक्लोज कर दिया, तो यहां भी जो फ्लक्स बनेगा बच्चों, इस क्यूब के थ्रू जो फ्लक्स बन रहा होगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही बन रहा होगा। बच्चों ये फ्लक्स होता क्या है? फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो पासिंग कर रही है परपेंडिकुलरली थ्रू दिस सरफेस। तो जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहां से इस सरफेस को क्रॉस कर रही होंगी, उतनी इस सरफेस को भी क्रॉस कर रही होंगी, उतनी इस क्यूब को भी क्रॉस, क्यूब के सरफेस को भी क्रॉस कर रही होंगी। तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता होगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अब ये फॉर्मूला आया कहां से? अभी इसे डिराइव भी करेंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है। अब इतना नॉलेज रखिए कि कोई भी अगर क्यू चार्ज है, उस क्यू चार्ज को अगर हम इनक्लोज्ड कर देते हैं, किसी सरफेस से ढक देते हैं, उसे ढकना जरूरी है, उसे इनक्लोज करना जरूरी है, ठीक है। उसे हमने इनक्लोज कर दिया, तो देन बच्चों उस वो जो क्लोज्ड सरफेस है, उस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स बनता है, वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग ओवर द क्लोज सरफेस, ये जो क्लोज सरफेस है इसके थ्रू जो बच्चों टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा होगा इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम द टोटल चार्ज क्यू इनसाइड द सरफेस। तो बच्चों ये जो क्यू चार्ज है ये इनसाइड द सरफेस है, ठीक है। ये क्यू इनसाइड है, क्यू इनसाइड है जो सरफेस के अंदर है, और ये जो सरफेस है गॉसियन सरफेस है, ठीक है। मतलब कोई भी एक सरफेस आपको बना देना है, इस क्यू चार्ज को इनक्लोज कर देना है, देन वो कैसा भी सरफेस हो, उस सरफेस बच्चों ये जो क्लोज सरफेस होगा, उस क्लोज सरफेस का शेप एंड साइज कैसा भी हो सकता है, आप उसे अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे करते हैं अब इसे। तो बच्चों फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस जो होता है वो कितना होता है आपका? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, इसे नॉलेज में रखिएगा। और ये क्यू क्या है? इनक्लोज्ड है, थ्रू क्लोज सरफेस इनक्लोज्ड है। अब देखो इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसे। मान लो बच्चों एक चार्ज ये रखा हुआ है Q1 और एक चार्ज ये रखा हुआ है Q2, ठीक है। इसे हमने इनक्लोज कर दिया, ऐसे ऐसे इनक्लोज कर दिया, कैसे भी सरफेस बना दो, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स बन रहा है, फ्लक्स बताना है। तो फ्लक्स कैसे निकालोगे भाई? एक देखो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, पहले ही बताता हूँ फ्लक्स कैसे निकालोगे। फ्लक्स का फॉर्मूला यही है, टोटल चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों इसके अंदर टोटल चार्ज कितना रखा हुआ है? एक Q1 रखा हुआ है प्लस एक माइनस Q2 रखा है, ठीक है। तो जो नेट चार्ज निकलेगा ना, उसे इन सब चार्ज को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इतना तो पता ही है ना, नेट चार्ज निकालने के लिए सारे चार्ज को ऐड कर देते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कर देंगे। यही आपका क्या है? फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस है। समझ में आ रहा है इतना? अब देखो जैसे मान लो एक क्यू चार्ज है, पॉजिटिव क्यू, और एक नेगेटिव क्यू चार्ज है, तो आप समझ गए होंगे ये बहुत क्लोज है एक दूसरे के, आप समझ गए होंगे ये एक डाइपोल है, ठीक है। इसके चारों तरफ हमने ये एक क्लोज सरफेस बना दिया ऐसे, ठीक है। आपसे पूछ रहा हूँ क्लोज सरफेस कैसा भी हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है। हमें बताना है कि इस सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स बन रहा है। तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे? ये जो इसके अंदर भाई ये जो यहाँ पे का जो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे बच्चों? ये Q प्लस माइनस Q, एक तो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों को ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही तो करना है, Q इनसाइड भाई अंदर जो चार्ज है टोटल चार्ज उसे ऐड करो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो कट जाएगा, तो ये कितना होगा? 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाइनली कितना हो गया? 0 हो गया। बच्चों देखो यहाँ पे जो फ्लक्स बना 0 बना, क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो नेट चार्ज आ रहा था ना वो कितना आ रहा था? 0 आ रहा था। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो कैंसिल तो हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो आगे, देखिए जैसे कोई ऐसा सरफेस दे रखा, ठीक है, इस तरीके से एक पॉजिटिव क्यू चार्ज दे रखा, एक नेगेटिव, चलो Q1 चार्ज दे रखा, एक नेगेटिव Q2 चार्ज दे रखा, और यहाँ पे बाहर में कोई चार्ज जैसे Q दे रखा है। तो बच्चों देखो अगर आपको जो फ्लक्स बताना है ना, अगर आप अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ये होता है बच्चों जब भी आप गॉस थ्योरम की मदद से फ्लक्स निकालते हो तो हमें सिर्फ अंदर के चार्ज को कंसीडर करना होता है। गॉस थ्योरम ये कहती है कि ये जो चार्ज है ना, इन्हें आइसोलेटेड मानना है आपको। अगर कोई बाहर कोई चार्ज रखा हुआ भी है तो उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, उनमें ध्यान नहीं देना। बाहर अगर कोई चार्ज भी है ना, उनसे कोई लेना देना नहीं है। गॉस थ्योरम ये कहती है कि ये आइसोलेटेड चार्ज है, बाहर के चार्ज से इनका कोई मतलब नहीं है। जहां हमने ये गॉसियन सरफेस बना दिया ना, इसके अगर जस्ट बगल में भी कोई चार्ज होगा तो उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अंदर के ही चार्ज लेने हैं, ठीक है। तो जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा वो टोटल चार्ज नेट चार्ज इन दोनों को प्लस कर देंगे डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इस तरीके से टोटल, पर इस चार्ज को नहीं लेना, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखो बच्चों ये जो है ना आपका, ये जो गॉस थ्योरम है, ये फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अभी से प्रूफ भी करेंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है। अभी तो मैं बता रहा हूं कि इसका फायदा क्या है। डेफिनेशन यही है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग ओवर द क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम द टोटल चार्ज क्यू इनसाइड। 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम, ये Q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम है ये आपका फ्लक्स, यानी कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है यहाँ पे आपका, अब देखिए जैसे यहाँ पे क्यू चार्ज है, ठीक है, तो एक सरफेस मैंने ये बना दिया और एक सरफेस मैंने ये बना दिया, ठीक है।
अब ये जैसे ये फर्स्ट सरफेस है, ये आपका सेकंड सरफेस है, मुझे फ्लक्स निकालना है थ्रू फर्स्ट सरफेस, फ्लक्स निकालना है थ्रू सेकंड सरफेस। तो देखो बच्चों, फ्लक्स चाहे आप इस फर्स्ट सरफेस से निकालो चाहे सेकंड सरफेस से निकालो, फ्लक्स दोनों के सरफेस से सेम ही आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है वो ऐसे निकल रही है ना, ऐसे 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 इस तरीके से निकल रही है। समझ में आ रहा है कुछ? तो जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को काट रही हैं बच्चों, उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को भी काट रहे हैं। तो इसीलिए बच्चों फ्लक्स क्या होता है आपका? फ्लक्स आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली, है ना, वही तो होता है। तो जितना बच्चों, जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को परपेंडिकुलरली काट रहे होंगे, उतनी इसे भी परपेंडिकुलरली काट रहे होंगे। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए दोनों का, चाहे आप इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालो चाहे इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालो। मान लो अगर ऐसे बाहर कोई ऐसा सरफेस बनाया तिरछा और ऐसा सरफेस बनाया, ठीक है, तो इसके थ्रू भी जो फ्लक्स होगा वो इतना ही होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो एक क्यूब है आपके, ठीक है बच्चों, ये आपका क्यूब है। अब यहां अंदर एक चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब बच्चों इतना तो हमें पता है कि इससे ऐसे फ्लक्स निकल रहा होगा, 6 के 6 फेज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे इसे क्रॉस करते हुए बाहर निकल रही होंगी, वो फ्लक्स बना रही होंगी। लेकिन हमें यहाँ पे जो फ्लक्स निकालना है ना, सिर्फ बच्चों इस वाले फेस के थ्रू निकालना है। हमें ये बताना है कि यहाँ से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, मतलब इस वाले ये जो प्लेन सरफेस है ना, इस वाले फेस से एसोसिएटेड हमें फ्लक्स बताना है। वैसे जो टोटल फ्लक्स होगा ना, अगर मैं टोटल फ्लक्स बोलूं तो टोटल फ्लक्स तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। इधर से भी निकल रहा होगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से 6 के 6 फेस का जो टोटल फ्लक्स होगा तो वो तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक फेस से एसोसिएटेड फ्लक्स निकालना है, मान लो इसे रीजन 1 बोल दिया मैंने, ये वाला जो 1 फेस है इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस जो होगा बच्चों वो कितना होगा बताओ भाई? जो टोटल आपने निकाला, जो टोटल फ्लक्स है डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि इसमें टोटल कितने फेस है? 6 फेस है। तो ये जो फ्लक्स था ये तो पूरे के पूरे 6 फेस का फ्लक्स था ना, इस क्यूब का फ्लक्स था। क्यूब में कितने होते हैं? 6 फेस होते हैं। लेकिन अगर मुझे एक फेस का निकालना हो तो डिवाइडेड बाय 6 तो करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल तो ये हो जाएगा आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो इस फेस के थ्रू जो इस फेस से एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा वो ऐसे इस तरीके से निकाला जाएगा। अब देखिए बच्चों, जैसे मान लो यहाँ पे एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये इस तरीके से एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा है क्यू, मान लो ये पॉइंट चार्ज है। अब हमसे पूछ रहा है कि हमें फ्लक्स बताना है थ्रू दिस सरफेस। ये जो हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर के थ्रू हमें फ्लक्स बताना है। ये जो हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर के थ्रू हमें फ्लक्स बताना है। अब देखो जो सबसे पहली बात, क्या मैं इसमें देखो गॉस थ्योरम हर जगह अप्लाई नहीं की जा सकती, पहली बात बता रहा हूँ। अगर ये चार्ज बच्चों आपको इनक्लोज्ड नहीं दिख रहा है, कोई भी चार्ज जो है ना सरफेस के अंदर होना चाहिए, जो आपने गॉसियन सरफेस बना रखा है ना उस गॉसियन सरफेस के अंदर होना चाहिए चार्ज, देन आप गॉस थ्योरम लगा सकते हैं, देन आप क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो हमारा फॉर्मूला है ना उसका हम यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो चार्ज है, ये चार्ज जो है बच्चों इनक्लोज नहीं हो रखा, ये तो सरफेस में रखा हुआ है। तो हमें सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक इमेजिनरी हेमिस्फीयर बनाऊंगा। अब ये भी एक हेमिस्फीयर बन गया, ये भी एक हेमिस्फीयर था, तो ये पूरा का पूरा एक स्फीयर बन गया। तो अब ये बच्चों अगर मैं इसे पूरा का पूरा एक गॉसियन सरफेस मान लूं, तो इस गॉसियन सरफेस के थ्रू ये इनक्लोज्ड हो गया है। ये क्या हो गया? इनक्लोज्ड हो गया। अब ये आपको इनक्लोज्ड दिखाई दे रहा है। देखो गॉस थ्योरम लगाने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि पॉइंट चार्ज इनक्लोज्ड होना चाहिए। तो हमें तो बस ये हेमिस्फीयर दे रखा था, यहाँ सरफेस में इस पॉइंट चार्ज को रखा हुआ था, और हमसे पूछ रहा है कि इस हेमिस्फीयर के थ्रू कितना फ्लक्स बन रहा है वो हमें बता दो। तो बच्चों हमने कहा यहाँ पे तो गॉस थ्योरम नहीं लग पा रही है, तो हमने क्या किया, इसे इनक्लोज कर दिया। इनक्लोज कैसे करके करोगे? एक इमेजिनरी सरफेस बना दो, ऐसे गॉसियन सरफेस बना दो। तो मैं इसे पूरा का पूरा एक गॉसियन सरफेस कंसिडर कर रहा हूं। तो इसका जो टोटल फ्लक्स होगा बच्चों, ये जो पूरा का पूरा जो गॉसियन सरफेस है मानो, इसका जो टोटल फ्लक्स होगा वो तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, होगा कि नहीं होगा? अब देखो बच्चों यहां से फ्लक्स निकल रहा होगा, ऐसे 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 फ्लक्स निकल रहा होगा, यहां से यहां से यहां से यहां से फ्लक्स निकल रहा होगा। समझ में आ रहा? तो जितना फ्लक्स बच्चों इधर से निकल रहा होगा उतना ही फ्लक्स इधर से भी निकल रहा होगा। तो इसका जो इस ये जो गॉसियन सरफेस था, इसका टोटल फ्लक्स तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। लेकिन हमें तो ये वाला जो नीचे ये जो हेमिस्फीयर था ना, इसके थ्रू फ्लक्स बताना है बस, कि यहां से कितना फ्लक्स निकल रहा है। ये वाला जो हेमिस्फीयर है इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है। तो इसके थ्रू जो फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों? जो फ्लक्स जो आपने टोटल निकाला,
इसका जो टोटल जो फ्लक्स निकाला डिवाइडेड बाय 2 ही तो करोगे भाई। कुछ फ्लक्स इधर निकल गया ऊपर, कुछ फ्लक्स इधर निकल गया, तो हमें तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स निकालना है ना, इस हेमिस्फीयर से एसोसिएटेड। तो बच्चों जो टोटल फ्लक्स था वो तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हेमिस्फीयर के थ्रू जो बच्चों फ्लक्स निकला आपका वो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट निकला। ठीक है, इस तरीके से इसे अप्लाई करना है गॉस थ्योरम को। अब देखिए बच्चों एक क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। देखो जैसे आपका ये क्यूब है, ठीक है, ये आपका क्यूब है, ध्यान से देखिएगा इसे। ठीक है, अब देखो यहां पे हमने ना एक पॉइंट चार्ज रखा है। इस बार हमने पॉइंट, ये जो पॉइंट चार्ज है देखो यहां कॉर्नर में रखा हुआ है। अब मुझे ये बताना है कि इस पॉइंट चार्ज के थ्रू कितना फ्लक्स इस क्यूब से, मतलब इस क्यूब से एसोसिएटेड जो फ्लक्स है वो हमें बताना है। देखो इस पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर भी निकल रही होंगी, इधर चारों तरफ निकल रही होंगी ना, इसे भी काट रही होंगी, इसे भी काट रहे होंगे। अब हमें फ्लक्स बताना है, मुझे यहां पे बताना है फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब। देखो यहां पे पॉइंट चार्ज जो है ना अंदर नहीं है, मतलब यहाँ इनसाइड नहीं है ना, ये जो क्यू चार्ज है अंदर नहीं रखा हुआ है, यहाँ बाहर इस कॉर्नर में रखा हुआ है। तो क्या यहाँ पे मैं गॉस थ्योरम लगा सकता हूँ क्या? तो गॉस थ्योरम तभी लगेगा जब ये चार्ज इनक्लोज्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे इनक्लोज करना पड़ेगा कैसे भी करके, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा जिस तरीके से इनक्लोज्ड हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा इमेजिनरी सरफेस बनाएंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले मेरा काम है इसे इनक्लोज करना, देन मैं क्या करूंगा, गॉस थ्योरम लगा पाऊंगा। मुझे ये बताना है कि ये जो पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज ये जो पॉइंट चार्ज है इस क्यूब के थ्रू कितना फ्लक्स बन रहा है। ये जो पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज इस क्यूब के थ्रू कितना फ्लक्स बना रहा है, बस यही मुझे बताना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले इसे इनक्लोज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट चार्ज को। तो देखो मैंने क्या किया, एक इसके बगल में एक क्यूब रख दिया ऐसे, ठीक है, एक क्यूब ऐसे इसी के ठीक सामने रख दिया। एक बच्चों इसके यहां पे बगल में रख दिया, इधर एक ग्राउंड में ही रखा हुआ है, ठीक है, और एक ऐसे यहां पे ग्राउंड में रख दिया। 4 क्यूब हमने रख दिए इस तरीके से, एक ग्राउंड में रखे हुए मैंने, एक इसके जस्ट बगल में, एक इसके ठीक जस्ट बगल में, और एक इस ठीक इसके जस्ट बगल में। तो ये 4 क्यूब हो गए हैं आपके, ठीक है। लेकिन यहां पे अभी जो ये पॉइंट चार्ज है ना, ये इन 4 क्यूब के ऐसे बीचों बीच में अब आपको दिखाई दे रहा है, बीचों बीच में, लेकिन अभी ये इनक्लोज्ड नहीं हुआ है, अभी ये इनक्लोज नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, एक क्यूब जो है अब इसके ऊपर एक क्यूब रखूंगा। देखो 4 तो ये हो गए थे, अब इन चारों क्यूब के ऊपर ऊपर एक एक क्यूब और रखने हैं। इसके ऊपर भी एक क्यूब, इसके ऊपर भी एक क्यूब, इसके ऊपर भी एक क्यूब, इसके ऊपर भी एक क्यूब। तो ये टोटल ये 8 क्यूब का एक गॉसियन सरफेस बन जाएगा। देन बच्चों ये जो पॉइंट चार्ज होगा ये 8 क्यूब के अंदर इनक्लोज्ड हो जाएगा, ये पूरा का पूरा अंदर इनक्लोज्ड हो जाएगा। अब मैं यहां पे अगर मैं टोटल फ्लक्स निकालता हूं, अगर मैं यहां पे बच्चों, ये हमारा एक 8 क्यूब का एक गॉसियन सरफेस बन गया। अब ये क्या हो गया, अंदर सेंटर में आ गया, 8 क्यूब के बिल्कुल सेंटर में आ गया होगा, ये इनक्लोज हो गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, आपका गॉस थ्योरम यहां पे लगा सकता हूं। तो बच्चों फ्लक्स थ्रो 8 क्यूब, जो फ्लक्स थ्रो 8 क्यूब होगा, जिसे हम टोटल फ्लक्स भी कह सकते हैं, चलो 8 क्यूब लिख देता हूं। ये गॉसियन सरफेस हमने जो बना रखा है 8 क्यूब का बना रखा है, तो फ्लक्स थ्रो 8 क्यूब जो होगा वो होगा आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो होगा, क्योंकि ये क्यू अब क्या होगा, अब इनक्लोज्ड है, सेंटर में, समझ में आ रहा है। लेकिन मुझे जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, मुझे ये पूछ रहा है कि बस इस क्यूब के थ्रू फ्लक्स बताना था, हमें तो सिर्फ एक ही क्यूब के थ्रू फ्लक्स बताना है। तो जो फ्लक्स होगा बच्चों थ्रू दिस क्यूब वो क्या होगा, ये जो मैंने टोटल निकाला था ना, ये जो मैंने टोटल निकाला था, टोटल मतलब इस 8 क्यूब का, ये जो गॉसियन सरफेस बनाया था हमने 8 क्यूब का टोटल, बच्चों इस टोटल का ये जो टोटल निकाला है डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो मैंने फ्लक्स निकाला है बच्चों, ये 8 क्यूब जो हमने इस तरीके से यहाँ पे अरेंज करे हैं और वो एक गॉसियन सरफेस बनाया उसका फ्लक्स है। हमें तो सिर्फ एक ही क्यूब के थ्रू फ्लक्स दिखाना है ना, तो एक क्यूब के थ्रू जो फ्लक्स होगा डिवाइडेड बाय 8 ही तो करेंगे। तो ये टोटल फ्लक्स तो हो जाएगा आपका क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसी से बच्चों एक क्वेश्चन और भी बन जाता है, पता क्या बनता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो डिस्कस कर लेते हैं सभी। वो ये बन जाता है क्वेश्चन आपका कि जैसे ये आपका पॉइंट चार्ज है, अब देखो यहां पे इसे देखो, इसे देखो, बस आपको कह रहा है कि यहां से इस वाले रीजन से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, इस वाले रीजन से। अब इसे कैसे निकालें इस वाले रीजन से, तो देखो बच्चों यहां पे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, देखो इस क्यूब से जो फ्लक्स आ रहा है वो तो इतना फ्लक्स आ रहा है इस वाले क्यूब से, ठीक है, फ्लक्स थ्रू
दिस क्यूब जो फ्लक्स बन रहा है वो तो इतना फ्लक्स बन रहा है, लेकिन अब वो हमें कह रहा है सिर्फ इस वाला ये जो फेस है ना बच्चों, इस फेस के थ्रू कितना फ्लक्स बन रहा है ये हमें बताएं। अब कैसे बताएं? अब देखो बच्चों, सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज बताता हूं। फ्लक्स कब बनता है बच्चों? फ्लक्स तब बनता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, उसे फेस को क्रॉस करती हैं। लेकिन बच्चों जब आप यहां पे किसी पॉइंट चार्ज को रख देते हो ना, तो इसके तो टोटल 6 फेस हैं, लेकिन 6 फेस में से सिर्फ 3 ही फेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, बाकी 3 को क्रॉस नहीं करेंगी। देखो जैसे ये इसके बगल में है ना, तो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करेंगे, इसे जस्ट ऐसे छूते हुए जाएंगी, इस वाले को भी जस्ट छूते हुए जाएंगे, और इसके पीछे जो है ना जो फेस, उसे भी छूते हुए जाएंगे। सिर्फ जो बाकी के जो 3 है ना, एक यहाँ पे ये नीचे, और एक इधर होगा, और एक जो सबसे नीचे है, एक ये वाला इसे भी क्रॉस करेगी, इसे भी क्रॉस करेगी, जो सबसे नीचे है ये इसे भी क्रॉस करेगी। बाकी वो जो 3 है ना, उन्हें जस्ट वहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो सरफेस के पैरेलल है, तो क्रॉस तो बस 3 ही फेस को करेंगे। देखो जैसे मान लो ये आपका, यहां पे मैंने मान लो, एक मिनट थोड़ा मैं कैमरा ऊपर कर देता हूं, देखिए यहां से समझिए। देखो पॉइंट चार्ज यहां पे रखा हुआ है, तो बच्चों इस पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है ऐसे इसे तो क्रॉस नहीं करेगी, इस ऊपर वाले फेस को क्रॉस नहीं करेगी ना। देखो इस फेस से तो ऐसे पैरेलल निकल रही है, इसके बगल में जो है उससे भी पैरेलल निकल रही है, और उसके सामने वाला जो फेस है उससे भी पैरेलल निकल रही है, इन्हें क्रॉस नहीं कर रही। अब यहां पे पॉइंट चार्ज है, तो ये वाला जो फेस है बच्चों इसे काटेगी, इस वाले को भी काटेगी, और जो सबसे नीचे होगा ना, ये वाला सबसे नीचे जो होगा इसे भी क्रॉस करते हुए जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों 3 ही फेस क्या बना रहे हैं? फ्लक्स बना रहे हैं। बाकी फेस फ्लक्स नहीं बना रहे, यहां पे ये 3 ही फेस फ्लक्स बना रहे हैं। पहले बता देता हूं यहां पे। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो फेस है बच्चों, चलो मैंने इसे 1 बोल दिया, इसके थ्रू फ्लक्स बनाना है। तो बच्चों जो फ्लक्स थ्रू दिस पोर्शन जो होगा वो कितना होगा बच्चों? ये जो फ्लक्स निकाला ना, ये जो हमने Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट जो निकल रहा था फ्लक्स, इसे डिवाइड कर देंगे 3 से, क्योंकि ये जो फ्लक्स बन रहा है ना, ये सिर्फ 3 फेसेस से ही बन रहा है, इसीलिए यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3 किया। तो ये क्या हो जाएगा आपका Q बाई 8, ये 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो 8 3 जा कितना होता है? 24 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। समझ में आ रहा? चलिए अब जो बच्चों हमने ये जो गॉस थ्योरम पढ़ा ना, इसका प्रूफ पढ़ लेते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम ना गॉस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। देखो गॉस थ्योरम क्या था? गॉस थ्योरम के थ्रू जो हमने फ्लक्स निकाला था ना, ये क्या था जो हम कैलकुलेट कर रहे थे गॉस थ्योरम की मदद से, इस तरीके से कर रहे थे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये Q क्या? इनसाइड है, ठीक है ना। अब बस इसी को हम प्रूव करेंगे कि फॉर्मूला आया कैसे करके। देखो बच्चों यहाँ पे क्या कर रहा है, सपोज एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, ये मैंने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, लेकिन ये आइसोलेटेड है, ठीक है, मतलब इसके अगल बगल में हमें कोई भी चार्ज कंसीडर नहीं करना है। इस सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ये स्फीयर है, इसके सेंटर में सिचुएटेड है। मैंने आपको बताया था कोई भी पॉइंट चार्ज है तो उसे क्या कर देना, हमें इनक्लोज कर देना है, कि कोई भी सरफेस आपको बाहर बना देना है। जैसे यहाँ पे हमने स्फीयर बना दिया है, तो ये एक गॉसियन सरफेस ही है, पहले ही बता रहा हूँ, ये क्या है आपका एक गॉसियन सरफेस है। तो बच्चों ये जो पॉइंट चार्ज है, इससे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी ना, ऐसे निकल रही होंगी, ऐसे निकल रही होंगी, इस तरीके से निकल रही होंगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझ में आ रहा है ना? और बच्चों ये इसका जो रेडियस दे रखा आर दे रखा है, तो बच्चों यहाँ पे इस जगह में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। लेकिन बच्चों आप कहीं पे भी इस सरफेस में, इस स्फीयर के सरफेस में कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लीजिए, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो सेम ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि बच्चों ये वाला जो पॉइंट है ये r डिस्टेंस दूर है, ये भी r डिस्टेंस दूर है, ये वाला पॉइंट भी इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस दूर है, ये भी r डिस्टेंस, कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही होगा। अब देखो बच्चों, अगर मुझे ये जो क्लोज सरफेस है ना, इस क्लोज सरफेस के थ्रू अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? छोटे छोटे प्लेन सरफेस कंसीडर करने पड़ेंगे, मतलब एरिया एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे एक छोटा सा एक एरिया एलिमेंट बना दिया, जिसे प्लेन सरफेस कहते हैं। यहाँ पे भी एक प्लेन सरफेस, यहाँ पे भी एक प्लेन सरफेस, यहाँ पे भी एक प्लेन सरफेस। मतलब ये जो बच्चों आपका ये जो क्लोज सरफेस है ना, ये इनफाइनाइट छोटे प्लेन सरफेस से मिलकर के बना होगा, एरिया एलिमेंट से मिलकर के बना होगा, ऐसे छोटे एरिया एलिमेंट से बना होगा। अब मैं यहाँ पे ये छोटे प्लेन सरफेस क्यों कंसीडर कर रहा हूँ? क्योंकि बच्चों प्रीवियस लेक्चर में जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता था ना, जिसे हम कहते थे E A cos थीटा, तो ये जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता था ये प्लेन सरफेस से एसोसिएटेड होता था। समझ में आ रहा है? और ये जो क्लोज सरफेस है बच्चों, ये जो क्लोज सरफेस है ये बहुत सारे छोटे प्लेन सरफेस से मिलकर के बना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले ये जो छोटा सा जो प्लेन सरफेस है बच्चों, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा, इसका भी निकालूंगा, इसका भी निकालूंगा, इन सब का निकालूंगा, सबको ऐड कर दूंगा, तो इस तरीके से टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना?
अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो प्लेन सरफेस होगा, इस प्लेन सरफेस का जो एरिया होगा उसे हमने, ये जो प्लेन सरफेस है इसे हम एरिया एलिमेंट बोल रहे हैं। तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, ऐसे आउटवर्ड होगी बाहर की तरफ। तो इसे मैंने डी ए बोल दिया। ये छोटा सा जो प्लेन सरफेस ले रखा, इसका जो एरिया है वो डी है, तो उसकी डायरेक्शन ऐसे आउटवर्ड होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, ई है। उसी तरीके से बच्चों यहां पे भी अगर मैं छोटा सा एक प्लेन सरफेस ले लूं जिसे मैं एरिया एलिमेंट कह रहा हूं, उसका भी जो एरिया वेक्टर होगा डी ए, वो इसी तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही होगी। यहां पे देखो बच्चों, इसका भी डी ए इधर ही होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही होगा। ये जो छोटा सा प्लेन सरफेस है जिसे हम एरिया एलिमेंट बोल रहे हैं, इसका भी बच्चों जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन इधर ही होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही होगी। यहां पे बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनकी डायरेक्शन तो अलग अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड सबका सेम है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ई से इन्हें मतलब वो कर रखा है। ठीक है, और ये जो डी ए है, जितना इस प्लेन सरफेस का एरिया होगा, इन जितने भी प्लेन सरफेस ले रखे हैं ना मैंने, उन सब का एरिया डी ए ही है। तो अगर मैं ये जो छोटा सा बच्चा एरिया एलिमेंट है इसके थ्रू अगर मैं फ्लक्स निकालूं, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एरिया एलिमेंट, थ्रू द एरिया एलिमेंट, ये जो एरिया एलिमेंट है ना, ये जो छोटा सा जो एरिया एलिमेंट है वो कितना होगा। सबसे पहली बात, जो इस छोटे से एरिया एलिमेंट से बच्चों यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसे क्रॉस करते हुए जा रही है ना। तो किसी अगर छोटे से एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्रॉस कर रही है तो उस छोटे से एरिया से एसोसिएटेड यहाँ पे फ्लक्स बनेगा। तो वो जो फ्लक्स बनेगा बच्चों, छोटा सा ही फ्लक्स बनेगा, बहुत छोटा सा फ्लक्स। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस ए एरिया को काटती थी तो उस एरिया से एसोसिएटेड फ्लक्स ई ए कॉस थीटा होता था। तो यहां पे बच्चों ये जो छोटा सा मैंने एरिया एलिमेंट ले रखा है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड काट रही है, तो इससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा ना वो डी, उस छोटे से फ्लक्स को इस तरीके से मतलब लिखा जाएगा, डी फाई, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहां पे जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा बच्चों, ई डी ए कॉस थीटा, यही तो होगा भाई। जो छोटा सा एरिया एलिमेंट है वो डी ए है और उससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करते हुए जा रही है, तो ई डी ए कॉस थीटा, जैसे ई ए कॉस थीटा होता था ना, तो ये एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई करते थे, कॉस थीटा करते थे। तो यहां पे बच्चों एरिया क्या है, छोटा सा एरिया, मैं इस छोटे से प्लेन सरफेस का क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहा हूं, तो ये ई डी ए कॉस थीटा हो गया। तो बच्चों ये जो प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस भी जो फ्लक्स बना रहा होगा ना, इतना ही फ्लक्स बना रहा होगा, ये भी इतना ही बना रहा होगा, ये भी इतना ही बना रहा होगा, ये जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे एरिया एलिमेंट है ये इतना ही फ्लक्स बना रहे होंगे। तो बच्चों जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स हम कैसे कर निकालेंगे भाई, जितने भी है ना ये छोटे छोटे जो फ्लक्स हैं, ये जो छोटे छोटे प्लेन सरफेस से एसोसिएटेड जितने भी फ्लक्स हैं उन्हें हम ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। लेकिन कब तक ऐड करेंगे भाई, उसका जो शॉर्ट तरीका होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, बस इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। इंटीग्रेशन ये जो छोटा सा फ्लक्स है ना, इसका अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो इसका मतलब यही होता है कि इन सबको ऐड कर देना, बस खत्म। अब देखो ये टोटल फ्लक्स निकाल रहा हूं मैं। जो टोटल फ्लक्स होगा बच्चों, यहां पे ऐसे बच्चों क्लोज सरफेस भी बनाया जाता है, ठीक है, क्लोज सरफेस, क्योंकि जो हम टोटल फ्लक्स निकाल रहे हैं इस क्लोज सरफेस का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे ऐसे गोला भी बनाया जाता है क्लोज ऐसे करके। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ बच्चों, ये जो डी फाई की वैल्यू कितनी है, इतनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका ई डी ए कॉस थीटा, इसकी वैल्यू यहां लिख देनी है आपको। अब ये जो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट, जो एरिया एलिमेंट का जो वेक्टर है। तो बच्चों ये जो छोटा सा एरिया एलिमेंट है इसकी भी डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन इधर है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा ना। यहाँ पे भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो ये बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो कितना हो जाएगा, ई डी ए हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए हो जाएगा। तो ये थीटा तो 0 है ना, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 ही तो होती है। अब देखो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ये जो ई है ये कांस्टेंट है बच्चों। r डिस्टेंस दूर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकालो चाहे यहां पे निकालो, कहीं पे भी निकालो, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, r डिस्टेंस दूर सेम ही आएगा। इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस दूर सरफेस पे कहीं पे भी ले लो वो कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है। तो ये e बाहर आ जाएगा और ये इंटीग्रेशन ऑफ डी ए हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का मतलब क्या होता है भाई, जैसा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए है ना, तो इसका मतलब ये है डी ए प्लस जितने भी वो छोटे छोटे एरिया एलिमेंट है ना सबको ऐड कर दो। तो जब मैं सबको ऐड कर दूंगा तो इसका टोटल सरफेस एरिया मुझे मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये हो गया आपका E इंटू, और ये इंटीग्रेशन ऑफ डी ए जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। यहां पे जो क्लोज सरफेस है वो स्फीयर के शेप का है ना। तो ये, तो बच्चों सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रिक, ये E क्या है, E तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं पहले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, यही तो होगी इसकी वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो नहीं भूले भाई, अगर मुझे यहाँ आर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी तो वो कितना होगा 1/4πε0, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बच्चे डी क्यू आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका सॉरी डी क्यों आएगा, ये जो क्यू चार्ज है ना, ये क्यू चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, तो क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस दूर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, तो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर आएगा, सॉरी ये क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और फिर बच्चों यहाँ पे इनटू होगा, और स्फीयर का जो एरिया होता है, जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका 4πr का स्क्वायर। तो 4π से 4π कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर कट जाएगा, तो जो फ्लक्स आया आपका कितना आया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया। देखो बच्चों यहाँ पे तो मैंने एक पूरा स्फीयर ले रखा था, क्लोज सरफेस, लेकिन सरफेस कैसा भी हो, सरफेस का शेप एंड साइज कैसा भी हो बच्चों, कैसा भी हो, फ्लक्स जो होगा बस वो जो क्यू चार्ज है वो इनसाइड होना चाहिए किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर, मतलब क्यू चार्ज को आपको इनक्लोज कर देना है किसी सरफेस से, ठीक है। तो देन बच्चों जो फ्लक्स होगा थ्रू दिस सरफेस वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अब देखो एक और चीज बताता हूं बच्चों, ये जो फ्लक्स है ना, हमने फ्लक्स निकाला कैसे करके था, हमने निकाला कैसे था, तो उसका जो फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ EDA cos थीटा, इसे मत भूल जाना। देखो यहाँ पे क्या था ना, इंटीग्रेशन ऑफ EDA cos थीटा, तो यहाँ पे DA इसलिए आ रखा बच्चों क्योंकि यहाँ पे हमें ना छोटे छोटे एरिया एलिमेंट लेने पड़े, समझ में आ रहा है। जब भी आपको फ्लक्स निकालने के लिए छोटे छोटे एरिया एलिमेंट कंसीडर करने पड़ेंगे ना, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट कंसीडर करने पड़ेंगे, तो देन आपको इस तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ EDA cos थीटा ये वाला फॉर्मूला लेना है। यहाँ पे बच्चों हमें छोटे छोटे एरिया एलिमेंट क्यों लेने पड़े, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम था, सही बात है सेम था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग थी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, इधर है, इधर इधर, इसीलिए तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ा। भले ई की वैल्यू सेम है, DA की वैल्यू सेम है, लेकिन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है, पहले ही बताया था, ठीक है। तो इस EDA cos थीटा को हम बच्चों यहां ऐसे भी लिख सकते हैं, E.DA, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ना, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ही तो EDA cos थीटा होगा। तो फाइनली आप इसे क्यू अपॉन, इसी से तो हमें क्या मिला, इसी को जब मैंने आगे सॉल्व किया तो क्या मिला मुझे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिला, ठीक है। तो इस रिलेशन को भी मत भूल जाना, इंटीग्रेशन ऑफ EDA cos थीटा। जब भी आप फ्लक्स निकालने के लिए बच्चों छोटे छोटे एरिया एलिमेंट ले रहे हो, देन उन्हें इंटीग्रेट कर इस मेथड से मतलब कर रहे हो, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला ये होगा। और एक फॉर्मूला ये भी बताया था मैंने, EA cos थीटा, ये प्लेन सरफेस से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स था ना, तो ये भी आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें छोटे छोटे एरिया एलिमेंट नहीं लेने पड़ रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लेने पड़ रहे हैं, इसलिए ये फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो टॉपिक हो गया आपका कंप्लीट।